हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर को वन लाइनर में यहां पर डिस्कस करेंगे। रैपिड रिवीजन है हमारा, तो यहां पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और जरूरत पड़ी तो कैजुअली इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। देखिए, डेली करंट अफेयर में मैं आपको सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करवाता हूं। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देखते तो मॉर्निंग में 6 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर आता है क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सारे करंट अफेयर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही डिटेल में देखने को मिलते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। रैपिड रिवीजन राउंड है हमारा। 100+ करंट अफेयर जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है दिसंबर 2024 से, उनको यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा मैराथन पैकेज ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपके लिए जो हमारा रैपिड रिवीजन क्लास है वन लाइनर, उसका भी मंथली आपका करंट अफेयर का जो पीडीएफ है आपको उसमें इंक्लूड होकर मिल जाता है मैराथन पैकेज में, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसकी लिंक दे दी है। आइए शुरू करेंगे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर को। फटाफट रैपिड रिवीजन में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। 2024 में किसे दूसरी बार डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल देशों के मध्य में, उनको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम किसका होता है? डब्ल्यूटीओ का होता है। ये कैजुअली आपको पता है। देखिए, इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर नकोंजी ओकोंजो इवेला पहले भी थी और अभी 2024 के लास्ट में इनको एक बार फिर से डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, दूसरी बार डब्ल्यूटीओ का। नकोंजी ओकोंजो इवेला की बात करें, अफ्रीकी देश नाइजीरिया से ये बिलोंग करती है। 2021 में पहली बार डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल बनी थी और इंटरेस्टिंग ये है कि डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला नकोंजी ओकोंजो इवेला थी। किस देश की है? अफ्रीकी देश नाइजीरिया की। 2024 के एंड में एक बार फिर से इनको दूसरे टेन्योर के लिए अपॉइंट किया गया है डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में। यहां पर डब्ल्यूटीओ की हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। किस राज्य के रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? रातापानी सेंचुरी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश की रातापानी सेंचुरी एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व बनी है और ऑल ओवर इंडिया में देखें तो ये ऑल ओवर इंडिया का 57वां टाइगर रिजर्व है। रातापानी सेंचुरी कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश में एक और सेंचुरी को, टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है और वो है माधव नेशनल पार्क। अभी इसको मंजूरी हाल ही में दी गई है लेकिन अभी ये बना नहीं है, तो अगर बन जाता है तो ये 58वां हो जाएगा। तो माधव नेशनल पार्क भी कहां देखने को मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है और रातापानी सेंचुरी भी मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व और ऑल ओवर इंडिया का 57वां टाइगर रिजर्व। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ब्रेन रोट वर्ड को। देखिए, वर्ड क्या है समझिए। सोशल मीडिया चलाते होंगे आप, सभी चलाते हैं नॉर्मली, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो सोशल मीडिया पर जो रील्स चलती है ना, हम बिना देखे बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं, हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है रील्स में। 10 रील्स में कोई एक इंटरेस्टिंग दिखती है तो हम स्क्रॉल कर देते हैं, अन्यथा हम देख लेते हैं, वरना हम स्क्रॉल करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो ये बेवकूफ़ी है ना। तो ये जो बिना सोचे समझे रील्स को स्क्रॉल करने की आदत है, इसके लिए वर्ड देखने को मिलता है ब्रेन रॉट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ब्रेन रॉट वर्ड को। महाराष्ट्र के सीएम कौन नियुक्त किए गए? तो महाराष्ट्र में नवंबर में असेंबली इलेक्शन हुए थे और दिसंबर में रिजल्ट आया था, जिसके बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम अपॉइंट किए गए हैं। वैसे देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो 2014 से 2019 तक यह महाराष्ट्र के 18th सीएम के रूप में काम कर चुके हैं और 2019 में कुछ 3 दिन के लिए, ऑलमोस्ट 80 घंटे के आसपास, एक और बार इन्होंने सीएम का पद ज्वाइन किया था, लेकिन फिर इस्तीफा दे दिया था क्योंकि गवर्नमेंट बहुमत में नहीं थी। तो अब तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में।
और इनको सीएम पद की शपथ दिलवाई है वहां के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन? सीपी राधाकृष्णन। नेटुम्बो नंदी इदेतवा किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट निर्वाचित की गई? अगर किसी देश की पहली महिला प्रेसिडेंट है तो हमको इनके बारे में याद रखना पड़ेगा, है ना। भले ही देश छोटा है, सुर्खियों में कम रहता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है महिला तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेटुम्बो नंदी नदेतवा की बात करें तो यह नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई। नामीबिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एक अफ्रीकी देश है ना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में देखने को मिलता है, जिसकी कैपिटल है विंडहॉक। और पहली महिला प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट की गई? तो यह अपॉइंट की गई नामीबिया में नेटुम्बो नंदी इदेतवा, नदेतवा, ठीक है, देश की पहली महिला प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो 5 ऑफ दिसंबर हर साल मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में। विश्व मृदा दिवस पूरे वर्ल्ड में लोगों को मृदा संरक्षण के प्रति, उपजाऊ भूमि के प्रति मोटिवेट करना, है ना, उपजाऊ भूमि की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करना, यह मुख्य उद्देश्य 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे को मनाए जाने का। अब 2 साल की यहां पर मैं आपको थीम बताता हूं। 2023 में जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया था 5 दिसंबर को, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, यह थीम थी 2023 में। और अभी 2024 की थीम की बात करें तो केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। 2024 में वर्ल्ड सॉइल डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 5 ऑफ दिसंबर को। आगे, हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए किस डीटीएच चैनल का शुभारंभ किया गया? तो इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए जिस डीटीएच चैनल को शुरू किया गया उसको नाम दिया गया है पीएम ई विद्या। चैनल का नाम है पीएम ई विद्या। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या है? अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को हर साल, वर्ल्ड एड्स डे। 2024 में टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, वर्ल्ड एड्स डे की थीम है। 2023 में जब 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया था तो उसकी थीम थी लेट कम्युनिटीज लीड। तो 2 साल की थीम यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, 2023 और 2024। मनाया कब जाता है? 1 दिसंबर को। सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 का पहला एडिशन किन 2 देशों के मध्य में आयोजित किया गया? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज से सिनबेक्स 2024 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला ही एडिशन है, ध्यान रखिएगा, और इसका आयोजन किया गया इंडिया और कंबोडिया की आर्मी के मध्य में। इंडिया और कंबोडिया की आर्मी के मध्य में आपसी रिलेशन को बढ़ावा देना, सैन्य रिलेशन को बढ़ावा देना, पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए सिनबेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन, पहला संस्करण इंडिया और कंबोडिया के मध्य में आयोजित किया गया। 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक यह आयोजित किया गया था। प्लेस है महाराष्ट्र का पुणे, इंडिया में आयोजित किया गया और पहला एडिशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयोजन कहां हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में, और किन 2 देशों के मध्य में? इंडिया और कंबोडिया के मध्य में। ओके, देखिए करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो स्टैटिक जीके है, वहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए करंट अफेयर में आपको डेली करंट अफेयर में भी पढ़ाता हूं। इसके अलावा आप ईयरली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा करंट अफेयर का। इंटरेस्टिंग ये है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 0 रुपीज में। ओके, आप जब इसे, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब आप इसे अवेल करेंगे तो आपको 99 रुपीज पे करने होंगे, लेकिन वहां पर आपको 99 रुपीज का एक कूपन कोड जनरेट होता है, जिसको आप अदर कोर्सेज पर अप्लाई करके वहां पर बेनिफिट ले सकते हैं और 99 रुपीज का वहां पर आपको ऑफ मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा आप 100 आवर जीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर स्टैटिक के जितने भी सब्जेक्ट हैं
फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, ये आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से अक्षय सर ने पूरा पढ़ाया हुआ है। ओके, तो आप इसे भी काफी नॉमिनल चार्जेस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर रहता है, आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया सांची। आपको पता है बौद्ध धर्म का एक प्लेस है एमपी में, बौद्ध धर्म का केंद्र है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है सांची। मध्य प्रदेश में सांची 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। यहीं पर महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया। बुद्ध की शिक्षाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, प्रसारित करना, बौद्ध धर्म को प्रसारित करना महाबोधि महोत्सव को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। दिसंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के सांची में। दिसंबर 2024 में किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव 2024 शुरू हुआ? हॉर्नबिल उत्सव, आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है ना। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के नागालैंड राज्य में। नागालैंड में बौद्ध परंपराओं से संबंधित राज्य की जो ट्राइबल्स का भी और बौद्ध परंपराओं को भी प्रमोट किया जाता है, लेकिन राज्य की स्पेशली जो ट्राइब्स है उनके मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। इस साल ये 25वां एडिशन था 2024 के दिसंबर में जो मनाया गया और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में। राज्य की सभी जो जनजाति कम्युनिटीज है वो अपने जो लोक देवता है उनसे प्रार्थना करती है समृद्धि के लिए। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है। इसके अलावा नागालैंड की संस्कृति को यहां पर प्रमोट भी किया जाता है, प्रमोट करने के उद्देश्य से भी इसका आयोजन किया जाता है। नवंबर 2024 में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडियन गवर्नमेंट को लोन देगा 98 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। कितना? 98 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्यों? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए। लोन कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक साड़ी घर चोला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो घर चोला एक पारंपरिक साड़ी है भारत के गुजरात राज्य की। गुजरात में जो शादी होती है ना, वहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा पहनती है घर चोला साड़ी को। तो वहां की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है गुजरात की। तो हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया था दिसंबर 2024 में। अभी तक गुजरात के 27 प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है और इनमें से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जिसमें घर चोला भी शामिल है 23 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं जिनको गुजरात में जीआई टैग दिया गया। ऑल ओवर 27 प्रोडक्ट को दिया जा चुका है। तो अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में घर चोला साड़ी को दिया गया, गुजरात राज्य की साड़ी है। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए डेजर्ट है ना, उसको बनने से रोकना। स्पेशली अगर हम देखें तो जो उपजाऊ भूमि है ना उसको डेजर्ट में तब्दील होने से रोकना और डेजर्ट के विस्तार को रोकना, यह मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का। इसे भी कॉप के नाम से ही पुकारा जाता है और एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जो कि जलवायु परिवर्तन पर होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो कॉप 29 है ना, वो 2024 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था, लेकिन वो जलवायु परिवर्तन पर है। ये यूनाइटेड नेशन मरुस्थलीकरण सम्मेलन है, कॉप 16, 16वां संस्करण यूनाइटेड नेशन का। मरुस्थलीकरण को रोकना और उपजाऊ भूमि को बढ़ावा देना। तो यह आयोजित किया गया है सऊदी अरेबिया में। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में 2 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक किया गया। कॉप 16 मरुस्थल पर। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट और सेकेंड नल्ला माला 2
जो एक रिलीजन प्लेस है हिंदू धर्म के, एक है नल्ला माला और एक है रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट। इन दोनों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 141 करोड़ रुपीस मंजूर किए। दोनों ही प्लेस हमको भारत के किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो ये दोनों ही पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल हमको देखने को मिलते हैं भारत के तेलंगाना राज्य में, जिनको विकसित करने के लिए पहला है रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट और सेकंड है नल्ला माला। दोनों को ही विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 141 करोड़ रुपए हाल ही में मंजूर किए। भारत के तेलंगाना राज्य में दोनों ही प्लेस देखने को मिलते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2024 में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमऊ शक्ति 2024। यह आयोजित किया जाता है इंडिया और मलेशिया की आर्मी के मध्य में। इस साल 2024 में, लास्ट ईयर दिसंबर में जो आयोजित किया गया, 4th एडिशन था। आयोजन हुआ 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक मलेशिया के कुआलालंपुरम में। हरिमऊ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के मध्य में आयोजित की जाती है। 4था एडिशन कहां आयोजित किया गया? मलेशिया के कुआलालंपुरम में, इंडिया और मलेशिया की आर्मी के मध्य में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, मूवीज में आपने देखा होगा, बीच में से वो ब्रिज ओपन हो जाता है और जहाज इजीली सरपास कर जाते हैं, निकल पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बनाया गया है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में 2 प्लेस है, एक है मंडपम और एक है रामेश्वरम। इन दोनों प्लेसेस को जोड़ने का काम करेगा। ब्रिज की लंबाई 2.07 किलोमीटर है और इसकी जो लागत आई है वो 550 करोड़ रुपए, 550 करोड़ रुपए आई है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? भारत के तमिलनाडु राज्य में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने को मंजूरी प्रदान की? तो अभी हमने इसकी बात की थी, माधव नेशनल पार्क, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने मंजूरी दे दी है कि भैया टाइगर रिजर्व बना सकते हो माधव नेशनल पार्क को। यह मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। अगर एमपी गवर्नमेंट इस पर काम कर लेती है तो यह देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। 57वां कौन सा था? रातापानी टाइगर रिजर्व, वो भी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है माधव नेशनल पार्क, जिस पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने टाइगर रिजर्व के रूप में इसे नामित करने को मंजूरी दी है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को भारत में हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है यूनेस्को ने भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को, वेस्ट बंगाल स्टेट को। पश्चिम बंगाल राज्य ने अपने जो हेरिटेज प्लेसेस है ना, उनको बहुत अच्छा डेवलप किया है और वहां पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। इसलिए यूनेस्को ने भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है इंडिया में। आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वर्तमान में। सबसे पहली बनी थी सुंदरबन नेशनल पार्क 1987, फिर विष्णुपुर मंदिर 1998, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999, नेवरा वैली नेशनल पार्क 2009 और शांति निकेतन 2023। ये 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेस्ट बंगाल में स्थित है वर्तमान में। तो यूनेस्को ने हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन किसे घोषित किया? वेस्ट बंगाल स्टेट को। इसरो द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोबा 3 मिशन है, इसको इसरो ने लॉन्च किया PSLV C59 के माध्यम से। देखिए प्रोबा 3 क्या है, पहले इसको समझो। दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है, मतलब एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट को यहां पर एक साथ लॉन्च किया जाएगा और ये दोनों सैटेलाइट
एक साथ एक लाइन में 150 मीटर की दूरी पर धरती का चक्कर लगाते हुए सूर्य के कोरोना की स्टडी करेंगे। सूरज का जो कोरोना होता है ना, उसकी स्टडी करने के लिए इन दोनों सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। किया गया है प्रोबा 3 मिशन के तहत, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है, और इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किस सैटेलाइट के माध्यम से? PSLV C59 के माध्यम से। उबर कंपनी द्वारा भारत की किस झील में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है? तो आपने देखा होगा, आप बुकिंग करवाते हैं, है ना, अगर आपको कहीं भी ट्रेवल करना है तो आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बुकिंग करवाते हैं रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म से। उबर भी करता है ये काम। तो उबर ने क्या किया है कि झील में अपनी वोट ही रजिस्टर्ड करवा दी है। अब अगर झील में किसी को घूमना है ना, तो वो एप्लीकेशन से डायरेक्ट वोट को बुक कर सकता है। तो उबर कंपनी द्वारा भारत की पहली झील में अपनी पहली जल परिवहन सेवा जो उसने शुरू की है, वो शुरू की है डल झील में, जम्मू कश्मीर में। नाम दिया है उबर शिकारा। तो उबर शिकारा जम्मू कश्मीर की डल झील में हाल ही में शुरू की गई उबर कंपनी द्वारा भारत की पहली जल परिवहन सेवा, डल झील जम्मू कश्मीर। अब अगर किसी को भी डल झील में घूमना है तो वो बुकिंग करवा सकता है शिकारा की, उबर शिकारा की। दिसंबर 2024 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है राघवेंद्र तंवर को। अच्छा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का काम क्या है? इतिहास के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना, और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो भी चीजें मिली हैं, ऐतिहासिक जो प्रमाण मिले हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना और उनका प्रकाशन करना, यह काम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का। स्थापना की गई थी 1972 में, और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में। हाल ही में इसके नए चेयरमैन राघवेंद्र तंवर अपॉइंट किए गए दिसंबर 2024 में। वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेटा डेप्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है? तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2024 में। इस रिपोर्ट का नाम था इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट 2024। 2023 तक के डेटा को इसने इंक्लूड किया, और इस डेटा के आधार पर इसने बताया कि इंडिया का जो फॉरेन डेप्ट है, विदेशी कर्ज है, वो है 646.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2023 में 646.79 बिलियन डॉलर ये भारत का विदेशी कर्ज है। ये बताया है वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट 2024 में। दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इनॉग्रेशन किसने किया? दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इनॉग्रेशन किया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य ना भारत के, उनकी संस्कृति को प्रमोट करना, उनकी कला, जो ट्रेडिशन है उसको प्रमोट करना, क्राफ्ट को प्रमोट करना, हस्तशिल्प, हथकरघा, हैंडलूम को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी हैं, टूरिज्म जो है, इनको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए आयोजन हुआ दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में, और इनॉग्रेशन किसने किया? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। यहां पर इस जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, इसका मैस्कॉट घोषित किया गया था पूर्वी को। मतलब एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, जो कि 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसको नाम दिया गया था पूर्वी, जो कि मैस्कॉट घोषित की गई। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली, इनॉग्रेशन किया नरेंद्र मोदी ने। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 34वें व्यास सम्मान, जो कि हिंदी भाषा के साहित्य को दिया जाता है, यह दिया गया सूर्यबाला को। उत्तर प्रदेश की लेखिका है, बहुत ही फेमस हिंदी भाषा की, सूर्यबाला, जिनको हाल ही में दिसंबर 2024 में 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। और इनके जो उपन्यास है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, इनके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है 34वां 2024 में। इसके पहले 33वां व्यास सम्मान 2023 में
हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया था। सबसे पहली बार व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी 1991 में। के बिरला फाउंडेशन देता है व्यास सम्मान, इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। और 1991 में पहली बार रामविलास शर्मा को यह अवार्ड दिया गया था, पहला व्यास सम्मान। और अब 34वां व्यास सम्मान 2024, सूर्यबाला, उत्तर प्रदेश की हिंदी लेखिका। दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। इनके पहले शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर थे, जिनका स्थान लिया है संजय मल्होत्रा ने, जो कि रिजर्व बैंक के अब 26वें गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए। दुनिया के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा, है ना, प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं पूरे वर्ल्ड में भारत के डी गुकेश। भारत के तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था उसमें चीन के डिंग लीरेन को हराया था। और इनको हराकर 18 साल के डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। ओके, मात्र 18 साल की उम्र में। किस फीमेल क्रिकेटर ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाई है स्मृति मंधाना ने। 2024 में इन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में 4 सेंचुरी लगाई है, और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 सेंचुरी। अभी जनवरी 2025 में इन्होंने सबसे तेज 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। 4000 रन सबसे तेज इंडिया में बनाने वाली प्लेयर स्मृति मंधाना। और पूरे वर्ल्ड में एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक, सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी स्मृति मंधाना के ही नाम है। वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी प्राइज से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2024 के लिए पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाएगा मिशेल बैचलेट को। अगर इनकी बात करें, मिशेल बैचलेट की बात करें, तो चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट है और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। अनाउंस किया गया है 2024 के लिए, दिया जाएगा 2025 में अब आगे, लेकिन अनाउंस कर दिया गया था दिसंबर 2024 में। तो 2024 के लिए पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के लिए इंदिरा गांधी प्राइज मिशेल बैचलेट को दिया जाएगा, है ना। आपको पता है नवंबर 2024 में 2023 के लिए यह अवार्ड दिया गया था डेनियल बरेनबोइम और फिलिस्तीन के अली अबू अव्वाद। ये दोनों की ही बात करें ना, तो ये दोनों ही शांति कार्य करता है। एक तो डेनियल बरेनबोइम की बात करें तो इन्होंने भी शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किया, और फिलिस्तीन के अली अबू अव्वाद ने भी शांति स्थापित करने के लिए काम किया है। तो 2023 के लिए इनको पहले अनाउंस हो गया था, लेकिन नवंबर 2024 में इनका अवार्ड दे दिया गया, और जस्ट अगले महीने 2024 का अनाउंसमेंट किया गया कि यह मिशेल बैचलेट को दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी प्राइज की बात करें तो शुरुआत की गई थी 1986 में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति को, संस्था को वैश्विक शांति के लिए काम करने के लिए यह अवार्ड दे सकती है, और इसकी पुरस्कार राशि है वर्तमान में 25 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा दिन ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर 2024 में अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की थीम है। 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए, WTA मतलब विमेंस टेनिस एसोसिएशन, यह अवार्ड देती है तो विमेंस को देगी, है ना। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है आरेना सबालेका, टेनिस प्लेयर। किस देश की? तो ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर है आरेना सबालेका,
जिनको WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन में महिला जो सिंगल है, विमेन सिंगल, उसका खिताब आरेना सबालेका ने ही अपने नाम किया था। और अब दिसंबर 2024 में इनको WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरेना सबालेका बेलारूस की टेनिस प्लेयर। किस भारतीय को वर्ष 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किए गए इंडियन हैं माधव गौडगिल। देखिए 5-6 लोगों को दिया गया था, लेकिन इंडियन एक ही है, माधव गौडगिल। इकोलॉजिस्ट है माधव गौडगिल। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अच्छा, अवार्ड की बात करें कि इंपॉर्टेंट क्यों है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यह अवार्ड प्रदान करता है। इस संस्था का सर्वोच्च पर्यावरण वार्षिक सम्मान है, जो कि हर साल विश्व के अलग अलग लोगों को इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। इस साल 2024 के दिसंबर में अनाउंस हुआ है ना, तो इस साल ये दिया गया माधव गौडगिल को। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इकोलॉजिस्ट हैं। माधव गौडगिल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया माधव गौडगिल को। और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2005 में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यह अवार्ड प्रदान करता है। दिसंबर 2024 में जॉन ड्रमानी महामा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो जॉन ड्रमानी महामा दिसंबर 2024 में प्रेसिडेंट बने घाना के। इन्होंने शपथ अभी ली है जनवरी 2025 में अपने पद की, लेकिन ये इलेक्शन जीते थे दिसंबर 2024 में और घाना देश के दूसरी बार प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए जॉन ड्रमानी महामा। घाना की बात करें, अफ्रीकी देश है, कैपिटल है अक्रा। 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 4th ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में इस महीने 17 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के 4th एडिशन का आयोजन किया जाने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन टूरिज्म को प्रमोट करना, संस्कृति के प्रति लोगों को अवेयर करना मुख्य उद्देश्य है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का। आयोजन 2025 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा। निम्न में से किसे टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है डोनाल्ड ट्रंप को। नवंबर 2024 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे ना, उसमें जीत हासिल की है डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में अब शपथ लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन में जो बाइडेन की गवर्नमेंट बनी, 46th प्रेसिडेंट। अब एक बार फिर से जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47वें प्रेसिडेंट। तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया। इससे पहले 2016 में भी एक बार डोनाल्ड ट्रंप पर्सन ऑफ द ईयर बने थे टाइम मैगजीन के, तो दूसरी बार बने हैं। दिसंबर 2024 में एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं शमी सिल्वा। ये आते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके डायरेक्टर रहे हैं शमी सिल्वा। अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। किस देश को यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन, जो कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने का काम करती है, पॉलिसीज मेकिंग का काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन। इसके 68वें सत्र की अध्यक्षता सौंपी गई है इंडिया को। यह पहली बार है कि यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन का अध्यक्ष इंडिया बना है। 68वां सत्र जो 2025 में होगा, इसकी अध्यक्षता इंडिया के पास है। यूनाइटेड नेशन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है शंभू कुमारन, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है 2025 के लिए।
क्योंकि 68 सत्र का अध्यक्ष कौन है? इंडिया। 9 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान में बीमा सखी स्कीम की शुरुआत की है? 9 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की हरियाणा के पानीपत से। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। एलआईसी का इनिशिएटिव है, याद रखना। बीमा सखी स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को जो 10th पास है 18 से लेकर 70 साल की, किसका इनिशिएटिव है? पहले यह समझिए, एलआईसी का, है ना। जो महिलाएं हैं उनको एलआईसी एजेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनका आर्थिक रूप से उन्नति की जा सके। जो क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th पास होना चाहिए महिला को, और 18 से लेकर 70 वर्ष की महिला को यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत जब प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो पहले साल 7,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा, फिर दूसरे साल 6,000 रुपए पर मंथ, और तीसरे साल 5,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाने वाला है। तो यह बीमा सखी स्कीम है महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए। हरियाणा के पानीपत से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन हो गया? तो एसएम कृष्णा कर्नाटका राज्य के फॉर्मर सीएम रहे हैं। 1999 से लेकर 2004 तक कर्नाटक के सीएम के रूप में इन्होंने काम किया। 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया, और 2009 से 2014 तक भारत के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया। एसएम कृष्णा, हाल ही में इनका निधन हो गया, कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम रहे हैं। भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 भारत के अवध सहायेश्वरर मंदिर को यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, जो मंदिर है ना, ये अपनी सांस्कृतिक धरोहर स्थल के इसने जो संरक्षण किया है, जो मतलब एक साइंटिफिक तौर तरीकों के साथ साथ जो पौराणिक तौर तरीके हैं उसके आधार पर इसने पुनर्निर्माण किया है इस मंदिर ने। अवध सहायेश्वरर मंदिर, जिसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह जो अवार्ड है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। अब कमेंट में बता देना कि यह मंदिर कहां पर स्थित है। ओके, कमेंट जरूर करना। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र स्टेट का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष, अच्छा सीएम कौन बना था? देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने राहुल नार्वेकर। देखिए, 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा है जिसके सीएम देवेंद्र फडणवीस है। यहां पर असेंबली में जो विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुए थे ना, उसमें कोई अपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ, मतलब निर्विरोध चुने गए हैं राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। और राहुल नार्वेकर लगातार दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के चेयरमैन मतलब सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए नोटिस दिया गया? तो देखिए, आपको पता है विपक्षी दलों ने दिसंबर 2024 में जो राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए नोटिस दिया था। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के जो राज्यसभा के सभापति है ना, वही उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पद एक ही होता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी में देखने को मिलता है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो सभापति और उपराष्ट्रपति एक ही है, तो सभापति को जो नोटिस दिया गया है हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 67 के बी में उल्लेखित है। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किया जाएगा ब्राजील में 2027 में, और यह होगा 10th एडिशन फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का, फुटबॉल वर्ल्ड कप है। इसके पहले अभी 2023 में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के 9th एडिशन का आयोजन किया गया था, नवा एडिशन आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। यहां पर विनर रही स्पेन। फीफा महिला वर्ल्ड कप का खिताब स्पेन ने पहली बार जीता है, पहला टाइटल, और इसने फाइनल में हराया था इंग्लैंड को, जो कि रनर अप रहा 9th एडिशन में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 में। और अब 27 में 10वां संस्करण 2027 में कहां आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा ब्राजील में। दिसंबर 2024 में रविंद्र महतो किस राज्य के विधानसभा स्पीकर नियुक्त किए गए, तो रविंद्र महतो झारखंड में विधानसभा अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। आपको पता है झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट बनी थी लास्ट मंथ, और वहां पर हेमंत सोरेन सीएम बने झारखंड के। अब झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है रविंद्र महतो को। रविंद्र महतो यहां पर लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार 2020 में झारखंड विधानसभा के ये अध्यक्ष बने थे, और अब लगातार दूसरी बार बने हैं, और झारखंड के इतिहास में पहले व्यक्ति जो कि 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष बने, है ना, कौन है, रविंद्र महतो, झारखंड विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। अभी हमने विमेंस फीफा वर्ल्ड कप की बात की थी, 2027 का उसका कैलेंडर आया और ब्राजील में उसका आयोजन किया जाने वाला है। अब फीफा वर्ल्ड कप जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप है ना, उसका भी कैलेंडर जारी हुआ था 2034 का 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है पुरुषों का, वो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। सर 2030 वाला कहां पर, तो 2030 वाला आयोजन किया जाएगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को संयुक्त रूप से। 2026 वाला भी है, तो 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट ईयर कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में संयुक्त रूप से। इसके पहले अभी कहां आयोजित किया गया था, तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था 22वां एडिशन, वो आयोजित किया गया था कतर में, और यहां पर विनर रही अर्जेंटीना, जिसने फाइनल में फ्रांस को हराया था। कंफ्यूज मत होना, फिर रिपीट करता हूं, 2022 का जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप है कहां आयोजन किया गया था, कतर में। 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों का है ना, कहां पर, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में आयोजित किया जाएगा। 2030 वाला स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में, और 2034 वाला सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर सामूहिक रूप से गीता का पाठ करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में बना है। 7000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गीता का पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश के भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी किसने की है, तो दिसंबर 2024 में 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो आयोजित किया गया भारत के उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। आयुर्वेदा को जो वर्तमान में जो साइंटिफिक तकनीक है इलाज की, है ना, होम्योपैथी और इसके अलावा जो एलोपैथी है, इनसे जोड़ना, आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना और आयुर्वेदा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा प्रभावी बनाना, इसके लिए आयोजित किया गया 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। आयोजन कहां पर, उत्तराखंड के देहरादून में। 10वां एडिशन है, सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2002 में, और 2002 में आयोजन किया गया था केरल के कोच्चि में। आयोजन कौन करवाता है, वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन इसका आयोजन करवाता है। नॉर्मली 2 साल में एक बार यह आयोजित होता है। दिसंबर 2024 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है, तो महिला सम्मान योजना को अनाउंस किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली में देखिए चुनाव भी है,
आम आदमी पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है कि राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसी योजनाएं काफी राज्यों में चल रही है। महाराष्ट्र ने भी शुरू की है, झारखंड ने शुरू की है, एमपी में लाडली बहना योजना के नाम से चल रही है। अब महिला सम्मान योजना को अनाउंस किया है दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने। महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलो चिप का विकास किया है? तो क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए जो टफ से टफ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको और ज्यादा इजी तरीके से करना, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें विकास करना, न्यूक्लियर एनर्जी में जो यूज होता है उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का सहयोग लेना, इसके लिए विलो चिप का विकास किया है गूगल कंपनी ने। एक क्रांतिकारी कदम है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इस चिप को विकसित किया है गूगल ने, जिसको नाम दिया है इसने विलो चिप, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा के लिए दिया गया गगन गिल को। इनकी बात करें तो दिल्ली के रहने वाली बहुत ही फेमस एक कवित्री है गगन गिल। हाल ही में देखिए साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, इनकी कविता के लिए जिसका नाम है मैं जब तक आई बाहर। किसकी कविता है? हिंदी की गगन गिल की, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 दिया गया। वैसे आपको पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है 24 लैंग्वेजेस में। ओके, डेली करंट अफेयर में मैंने आपको सारी लैंग्वेजेस बताई थी, 21 लैंग्वेजेस में अभी दिया गया है, तो सबके बारे में मैंने आपको बताया था। यहां पर हिंदी भाषा से हमारा क्वेश्चन है तो यह दिया गया गगन गिल को। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन, सबसे पहली चीज की किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला वादक हैं, बहुत ही फेमस। हाल ही में इनका निधन हो गया है दिसंबर 2024 में। इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2023 में। लास्ट ईयर दिया गया है, और आपको पता है कि सेंट्रल की जो एग्जाम होती है ना, उसमें 2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया? तो तबला वादक डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में दिया गया था पद्म विभूषण। इसके अलावा अदर अवार्ड की बात करते हैं तो 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, और इसके पहले 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलकर 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। तबला वादक डॉक्टर जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। बुक, यहां पर एक बुक से क्वेश्चन है, ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ किस भारतीय पैरा खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो देखिए, जो क्रिकेटर या फिर कोई भी खिलाड़ी होते हैं ना, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है एग्जाम में। और क्रिकेट के अलावा अगर किसी प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी आती है तो वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ की हम बात करें तो यह ऑटोबायोग्राफी है दीपा मलिक की। दीपा मलिक शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है ना, पैरा खिलाड़ी है, जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुए थे 2016 में। कहां हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। वहां पर शॉर्ट पुट में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। और पैरालंपिक में शॉर्ट पुट में या मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैरालंपियन है कौन? यह है दीपा मलिक। हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2012 में। पद्मश्री दिया गया था 2017 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया था 2019 में। पहले यह अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, 2021 में नाम चेंज हुआ है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2019 में दीपा मलिक। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया है, ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। इनकी क्या जर्नी रही है ना, कमर के नीचे का हिस्सा इनका पैरालाइज है, उसके बाद भी इन्होंने जो पैरालंपिक है उसमें शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल जीता है। तो क्या जर्नी रही, कैसा संघर्ष रहा, इसके बारे में डिटेल में अपनी जर्नी को बताया है दीपा मलिक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में। शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है।
प्रधानमंत्री ने चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की है। चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए, चंबल, कालीसिंध और पार्वती तीनों नदियों का उद्गम होता है एमपी से, और ये नदियां बहते हुए जाती है राजस्थान में। इनमें से चंबल यूपी में भी जाती है और यूपी के इटावा में यमुना से मिलती है। लेकिन चंबल और उसकी सहायक कालीसिंध और पार्वती, इन तीनों पर जो चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदी जोड़ो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, ये एमपी और राजस्थान के मध्य में संयुक्त परियोजना है। किन दो राज्यों की? एमपी और राजस्थान। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की शुरुआत की है। एमपी और राजस्थान में डैम बनाए जाएंगे इन तीनों नदियों पर। दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, एमपी और राजस्थान। दिसंबर 2024 में फ्रांसवा बायरू को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया? तो नाम से देखिए, यहां पर सीधा सा इसके देश का नाम निकाल लेते हैं। फ्रांसवा किस देश के नाम को मेंशन कर रहा है? फ्रांस। इजी हो जाएगा। तो फ्रांस के नए पीएम बने हैं फ्रांसवा बायरू। फ्रांस में 2024 में तीसरे पीएम बने, मतलब इतनी जल्दी पीएम चेंज हो रहे हैं, ये तीसरे बने हैं दिसंबर 2024 में। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। इन्होंने फ्रांसवा बायरू को फ्रांस देश का नया पीएम हाल ही में नियुक्त किया। फ्रांसवा बायरू फ्रांस के पीएम। दिसंबर 2024 में लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल किसके द्वारा पेश किया गया? तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल, इससे भारत के जो लॉ मिनिस्टर है, कानून मंत्री, उन्होंने लोकसभा में पेश किया था। इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा और जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायती राज, नगर पालिका, इनके इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराए जा सके, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल, इसके लिए कमेटी बनी थी 2023 में, और कमेटी के अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 2023 में कमेटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन पर, रामनाथ कोविंद कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2024 में दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कैबिनेट है हमारी, उसने अप्रूव किया, और अप्रूव करने के बाद अर्जुन राम मेघवाल, जो कि भारत के लॉ मिनिस्टर है, इन्होंने इसे लोकसभा में पेश किया था। एक्चुअल में अगर ये पास हो जाता है ना, ये संविधान संशोधन होगा, 129th अमेंडमेंट एक्ट बिल है 2024 का, 129th अमेंडमेंट बिल। अगर ये पास हो जाता, अभी हुआ नहीं है, जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके पास भेजा गया है, अभी लागू नहीं हुआ है। तो अगर ये पास हो जाता है तो 107वां संविधान संशोधन बनेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पर अभी के लिए ये बिल है 129वां संविधान संशोधन बिल 2024। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 जीता है? तो फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 जीता, यह है विनीसियस जूनियर। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी। 2024 के लिए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है विनीसियस जूनियर को। ब्राजील के खिलाड़ी हैं और क्लब क्रिकेट खेलते हैं रियल मैड्रिड की तरफ से। इसके अलावा अगर हम विमेंस फीफा फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 की बात करें तो यह है एटाना बोनमाटी। ये प्लेयर हैं स्पेन की और क्लब क्रिकेट खेलती है बार्सिलोना के लिए। आपको यहां पर यह चीज नोट करना चाहिए कि लास्ट ईयर जो फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 थी, वो भी एटाना बोनमाटी ही थी, है ना। और अब लगातार दूसरी बार इनको फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। और मेंस फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 कौन? विनीसियस जूनियर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान 2023 दिया गया है पंडित स्वप्न चौधरी को। पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। देखिए, तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में थे ना, उनका जन्म एमपी के ग्वालियर में हुआ था। एमपी में ग्वालियर में इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में गए और इनका नाम हो गया तानसेन, है ना, चेंज हो गए। अब इनके नाम पर एमपी गवर्नमेंट नेशनल लेवल का एक अवार्ड देती है, तानसेन सम्मान। यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह 2023 के लिए दिया गया, अनाउंस हुआ है दिसंबर 2024 में, लेकिन दिया गया 2023
2023 के लिए। किसे दिया गया? पंडित स्वप्न चौधरी को। ओके, बहुत ही फेमस, ये भी एक तबला वादक है, पश्चिम बंगाल राज्य के। गुड गवर्नेंस वीक 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? गुड गवर्नेंस वीक 2024 को आयोजित किया गया 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। आपको पता है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है देश में। किसकी जन्म तिथि है? 25 दिसंबर। बिल्कुल सही, भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जन्म तिथि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसके पहले पूरे देश में गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। यूरेशिया टाइम्स की द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 की सूची में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? यूरेशिया टाइम जो कि एक पत्रिका है, इसने देखिए वर्ल्ड के 8 देशों की सूची जारी की है जो कि सबसे बड़ी पावर है। किसके आधार पर? डेमोक्रेसी के आधार पर, उनकी सैन्य क्षमता के आधार पर, इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर, और अलग अलग डायमेंशंस को उन्होंने एड ऑन किया है। इसके आधार पर 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 लिस्ट को जारी किया है यूरेशियन टाइम्स ने, और इसमें 8 देशों में इंडिया को 5वीं रैंक दी गई है। कौन सी? 5वीं। फोर्ब्स 2024 पावरफुल विमेन लिस्ट में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन किस स्थान पर हैं? तो फोर्ब्स ने वर्ल्ड की सबसे पावरफुल विमेन्स की लिस्ट जारी की है। फोर्ब्स पत्रिका आपको पता होगा, फोर्ब्स, इसने वर्ल्ड की सबसे पावरफुल विमेन्स की लिस्ट को जारी किया। इस लिस्ट में भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सबसे ऊपर रखी गई है 28वें नंबर पर। मतलब ऑल ओवर नहीं, लेकिन इंडिया में सबसे टॉप पर निर्मला सीतारमन है। इस लिस्ट में पूरे वर्ल्ड में ये 28वें नंबर पर रखी गई है। अगर हम टॉप 3 विमेन की बात करें फोर्ब्स 2025 पावरफुल विमेन लिस्ट में, तो पहली है उर्सुला वॉन डेर जो कि यूरोपीय संघ की वर्तमान में अध्यक्ष है, पहले नंबर पर। सेकेंड क्रिस्टिन लगार्ड जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख है, और जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पीएम है। तो ये टॉप 3। भारत से सबसे टॉप पर कौन? निर्मला सीतारमन। कौन सी रैंक है? ऑल ओवर वर्ल्ड में 28th रैंक, 28वीं रैंक। कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25 की विजेता है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25, इसकी विनर टीम रही है मुंबई। कौन रही? मुंबई। फाइनल मुकाबले में, जो फाइनल मुकाबला खेला गया था, उसमें मुंबई ने एमपी की टीम को हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को अपने नाम किया। इसके पहले मुंबई की टीम पहली बार 2022 में इस खिताब को जीत चुकी है, और अब 2024-25 का खिताब जीता है। इस बार ये जो 2024-25 का एडिशन है, ये 17वां एडिशन है, याद रखिएगा। कौन सी ट्रॉफी है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25। विनर रही मुंबई की टीम और रनर अप रही एमपी की क्रिकेट टीम। कौन सा 38वां नेशनल गेम्स का शुभंकर है? अच्छा, 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? पहली चीज तो ये, तो 2025 में 38th नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। अब यहां पर उत्तराखंड का राज्य पक्षी जिसे शुभंकर बनाया गया है उसका नाम है मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड राज्य में 28 जनवरी को शुरू होंगे और 14 फरवरी 2025 तक इनका आयोजन किया जाएगा। लास्ट जो 37th नेशनल गेम्स हुए थे वो गोवा में आयोजित किए गए थे, और अब 38वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड राज्य में। शुभंकर मोनाल। दिसंबर 2024 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोधैया बाई का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि 2 साल का करंट अफेयर सेंट्रल के एग्जाम में पूछा जाता है। जोधैया बाई का इनका निधन दिसंबर 2024 में हुआ। इनको पद्मश्री दिया जा चुका है 2023 में। मध्य प्रदेश की बेगा ट्राइब्स से संबंधित है जोधैया बाई। बेगा पेंटिंग की कलाकार है। बेगा पेंटिंग कभी आप सर्च करेंगे ना, तो पशु पक्षी प्रकृति इनका नेचर की पेंटिंग बनाई जाती है। तो ये बेगा पेंटिंग है, और बेगा जनजाति की ही कलाकार है जोधैया बाई।
एमपी राज्य से बिलोंग करती है, जिनको 2023 में पद्मश्री दिया जा चुका है। दिसंबर 2024 में हाल ही में इनका निधन हो गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो मकर और कर्क रेखा के मध्य के जो देश है, जो कि सौर ऊर्जा संपन्न है ना, तो इन देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में बढ़ावा देने के लिए 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की और इसका हेडक्वार्टर भी भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलता है। हाल ही में दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश बना मोल्डोवा। एक यूरोपीय देश है मोल्डोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां पूर्ण सदस्य देश। दिसंबर 2024 में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सहयोग होप टेक 2024 भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया? तो दिसंबर 2024 में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से सहयोग होप टेक 2024 इसका आयोजन किया गया इंडिया और वियतनाम की मिलिट्री के मध्य में। जो इंडिया और वियतनाम की आर्मी है उसके मध्य में केरल के कोची तट पर इसका आयोजन किया गया 2024 दिसंबर मंथ में। नाम क्या है? सहयोग होप टेक 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम। आगे आए। भारत के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है? तो देश का पहला या फिर एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम यह खोला गया मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? एमपी में। भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास की घोषणा की है। रविचंद्रन अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? देखिए न्यूज क्या है, दिसंबर 2024 में संन्यास लिया है इंडियन स्पिनर क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से। इनकी ऑटोबायोग्राफी 2024 के मिड में आई थी जिसका नाम था आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। यह ऑटोबायोग्राफी है, यहां पर पूरा नाम आप देखिए एक बार, आई हैव द स्टेट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। रविचंद्रन की ऑटोबायोग्राफी है। रविचंद्रन के साथ सिद्धार्थ मोंगा ने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। रविचंद्रन की ऑटोबायोग्राफी। बहुत ही फेमस इंडियन स्पिनर हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते। कहां से? तमिलनाडु। भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य में नेवल एक्सरसाइज सिलिनेक्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? अच्छा, पहला फैक्ट क्या कि सिलिनेक्स नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किन दो देशों के मध्य में किया जाता है? तो किसके मध्य में किया जाता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अभी जो आयोजन है वो किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दिसंबर 2024 में। तो दिसंबर 2024 में सिलिनेक्स नेवल एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य में 11th एडिशन का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सबसे पहली बार सिलिनेक्स की शुरुआत की गई थी 2013 में और जो 10th एडिशन है वो 2023 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था और अब 11th एडिशन दिसंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया गया। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2024 की थीम क्या है? पहली चीज, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को हर साल। 2024 में अगर इसकी थीम की बात करें तो ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट। 2024 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की थीम है। 18 दिसंबर को यह डे मनाया जाता है जो प्रवासी हैं उनके सम्मान में। जो प्रवासी होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश की ओर जाकर बस जाते हैं, वो किसी भी देश की संस्कृति में कितना योगदान देते हैं, डेवलपमेंट में कितना योगदान देते हैं, उनके प्रति वर्ल्ड में सम्मान बढ़ाना इंटरनेशनल माइग्रेंट डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 18 दिसंबर। दिसंबर 2024 में किस राज्य के फॉर्मर सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया? तो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा राज्य के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। हरियाणा राज्य के पहली बार सीएम बने थे 1989 में और 89 वर्ष की आयु में दिसंबर 2024 में हाल ही में इनका निधन हो गया।
ओम प्रकाश चौटाला। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? खो खो का वर्ल्ड कप पहली बार आयोजित किया जा रहा है 2025 में, और आयोजन कहां हो रहा है जानते हैं? इंडिया में। अब इंडिया में ये जो खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सलमान खान। कौन बनाए गए? सलमान खान, फिल्म अभिनेता। खो खो वर्ल्ड कप 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। 20 दिसंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस मनाया गया। सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत का एक अर्धसैनिक बल है एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उसके बाद एक बाउंड्री पर प्रोडक्शन के लिए एक बल की आवश्यकता महसूस हुई और 1963 में बनाया गया सशस्त्र सीमा बल को। 20 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल ने बांग्लार बारी स्कीम शुरू की है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल ने जो बांग्लार बारी स्कीम को शुरू किया है वो संबंधित है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से। अगर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो मकान या घर है उसके निर्माण से राज्य के जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में राज्य सरकार 1.2 लाख रुपीस को ट्रांसफर करेगी इस योजना के तहत। कितना? 1.2 लाख। चल नहीं रहा है, 1.2 लाख रुपीस। ओके, बांग्लार बारी स्कीम किस राज्य की स्कीम है? पश्चिम बंगाल राज्य की। दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? दिसंबर 2024 में भारत के फॉर्मर पीएम है ना मनमोहन सिंह, बहुत ही फेमस पीएम रहे, 10 साल तक इन्होंने शासन किया है, इनका निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी है चेंजिंग इंडिया। 2004 से 2009 और फिर कंटिन्यू यूपीए का सेकेंड कार्यकाल 2009 से 2014। भारत के 13वें पीएम थे मनमोहन सिंह। असम से राज्यसभा के सांसद रहे, 33 साल राज्यसभा के सांसद रहे और रिटायरमेंट भी 2024 में ही लिया था। मनमोहन सिंह को 1987 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण से, और हाल ही में मनमोहन सिंह का निधन हो गया। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है? तो हाल ही में देखिए 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। पहले भी यही था और अभी भी मध्य प्रदेश राज्य देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है। एमपी का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 77,073 स्क्वायर किलोमीटर में वन क्षेत्र देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। इससे सम्मानित होने वाले पहले इंडियन बने हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को अब तक 20 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अभी जो रिसेंट मिला है दिसंबर 2024 में वो कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति जिनको यह अवार्ड दिया गया। फर्स्ट अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? फर्स्ट अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप 2024 जिसका आयोजन किया गया मलेशिया में। पहला सीजन है तो हमको याद रखना चाहिए, मलेशिया में आयोजन किया गया और इसको जीता है। यहां पर थोड़ा सा सही कर लेना, यहां पर मलेशिया प्लेस है जहां पर आयोजित किया गया है, ठीक है। और जीता है किसने? इंडिया ने। किसने जीता है? इंडिया।
इंडिया जीती, पहला एडिशन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप 2024 जीता इंडिया ने, फाइनल में हराया बांग्लादेश को। 6 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाती है। फर्स्ट एडिशन है, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। विनर पूछा है इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ मेले में फेक न्यूज और साइबर क्राइम से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ मेले में फेक न्यूज और साइबर क्राइम से निपटने के लिए डिजिटल वॉरियर पहल को शुरू किया है। जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको जोड़ा जाएगा ताकि किसी प्रकार की फेक न्यूज से पुलिस निपट सके। डिजिटल वॉरियर। दिसंबर 2024 में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो बहुत ही फेमस फिल्म प्रोड्यूसर निर्माता श्याम बेनेगल, इनका निधन हो गया दिसंबर 2024 में। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था 2005 में। इसके अलावा पद्मश्री 1976 में दिया गया था श्याम बेनेगल को, और पद्म भूषण दिया जा चुका है 1991 में। दादा साहब फाल्के 2005। भारत के किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा बुक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी लिखी गई है? अच्छा, छौंक जानते क्या होता है? जो तड़का लगाते ना हम तेल में, जैसे ही मिर्ची या प्याज को तड़का डालते तो एक छौंक लगा है ना, बोलते छौंक लग गया। तो इस पर यह बुक लिखी हुई है। मतलब एक भारत के अलग अलग क्षेत्रों के व्यंजन के आधार पर भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी को समझाने का प्रयास किया है। भारत के जो नोबेल पुरस्कार विनर हैं 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था अभिजीत बनर्जी। तो इनकी बुक है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, जिसको लॉन्च किया गया है 2024 में। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। 2019 में इन्हें इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 21 दिसंबर को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इंडिया और बहुत सारे देशों के प्रयास से पहली बार ही इसे वर्ल्ड लेवल पर 21 दिसंबर को मनाया गया है। अच्छा, योगा दिवस, विश्व योग दिवस भी इंडिया की ही देन है। 21 जून को मनाया जाता है। अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे में भी इंडिया ने सहयोग किया और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को इसे घोषित किया था। अब पहली बार मनाया गया 2024 में। यहां पर थीम पूछी गई है, तो पहले हम यह नोट करेंगे कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया कब जाता है। तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 2024 में मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी वर्ल्ड मेडिटेशन डे की थीम है। रिपीट करता हूं, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। 21 दिसंबर को पहली बार वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है? तो अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम को शुरू किया है नई दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने, ऐसा बोल सकते हैं, नई दिल्ली की जगह दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इलेक्शन भी है, तो इन्होंने घोषणा की है कि जो दिल्ली में गरीब परिवार है उनको फॉरेन एजुकेशन के लिए राज्य सरकार सहायता देगी। तो अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम है, दिल्ली सरकार ने इसे शुरू किया है। किस राज्य में हर साल रण उत्सव मनाया जाता है? तो अच्छा, कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में। तो रण उत्सव भी कहां मनाया जाएगा? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले का एक धोडो गांव है, यहां पर आयोजित किया जाता है हर साल रण उत्सव। राज्य की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, संस्कृति को प्रमोट करने के लिए हर साल मनाया जाता है। अभी दिसंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया। दिसंबर 2024 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम है ना, हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। भारत में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह संस्था काम करती है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के तहत। अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। दिसंबर 2024 में हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस को नियुक्त किए गए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तीसरे चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं जीएस संधावालिया, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में।
किसे पब्लिक लीडरशिप के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो पब्लिक लीडरशिप के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 दिया गया भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को। किसे दिया गया? एस जयशंकर। साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड एक सोसाइटी है, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो पब्लिक लीडरशिप में यह दिया गया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिसंबर 2024 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना एमपी और यूपी के मध्य में। किसके मध्य में? एमपी और यूपी के मध्य में पहली नदी जोड़ो परियोजना 2006 में इसको अनाउंस कर दिया गया था, एमपी और यूपी के मध्य में। हालांकि काफी सारे हर्डल थे, तो धीरे धीरे इस पे काम आगे बढ़ा, पर पहली नदी जोड़ो परियोजना है इंडिया की केन बेतवा लिंक परियोजना, एमपी और यूपी के मध्य लाभान्वित। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को इस परियोजना के अंतर्गत दोधन डैम का शिलान्यास किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है दोधन डैम का। तो केन बेतवा लिंक परियोजना एमपी और यूपी के मध्य में संयुक्त लाभान्वित परियोजना है। दिसंबर 2024 में बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? दिसंबर 2024 में बिहार के गवर्नर बनाए गए आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के नए गवर्नर। देखिए, अभी जो दिसंबर में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं उन पर अगर हम नजर डालें तो बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, केरल के नए गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ओडिशा के नए गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, मिजोरम के नए गवर्नर डॉक्टर विजय कुमार सिंह, मणिपुर के नए गवर्नर अजय कुमार भल्ला। ये पांचों को याद रखिए, दिसंबर 2024 में इनकी नियुक्ति की गई है अलग अलग राज्यों में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है राज्यों में, और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन हमारा बिहार के नए गवर्नर से हैं, तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना स्थापित किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में जैन धर्म से संबंधित यह म्यूजियम है। जैन धर्म की हिस्ट्री के बारे में यहां पर दर्शाया गया है। जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए हैं, ऋषभ देव, है ना, जितने भी 24 तीर्थकर हैं महावीर स्वामी तक, इनके इतिहास को यहां पर दर्शाया गया। तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है अभय प्रभावना, महाराष्ट्र राज्य में यह शुरू किया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। एम.टी. वासुदेवन नायर किस भाषा के साहित्यकार थे? तो एम.टी. वासुदेवन नायर की बात करें तो साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। यह मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। दिसंबर 2024 में इनका निधन हो गया। साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा चुका है 1995 में मलयालम साहित्य में योगदान के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म भूषण दिया था 2005 में साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए। कौन है ये? एम.टी. वासुदेवन नायर, मलयालम भाषा के साहित्यकार। हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का नेशनल बर्ड घोषित किया है? तो अमेरिका ने, यूएसए ने बाल्ड ईगल को अपना नेशनल बर्ड अनाउंस किया है। वैसे अमेरिका 200 सालों से प्रतीक के रूप में, नेशनल बर्ड के रूप में बाल्ड ईगल को ही मान्यता देता आया है, लेकिन ऑफिशियली नहीं दी थी। अब इसने ऑफिशियली, यूएसए ने बाल्ड ईगल को अपना नेशनल बर्ड अनाउंस किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूज के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइनेंशियल सेक्टर में सही तरीके से यूज किया जाए, साइबर फ्रॉड से बचा जाए, इन सभी चीजों पर विचार विमर्श के लिए कमेटी बनाई है, और इसके अध्यक्ष हैं पुष्पक भट्टाचार्य। कौन है? पुष्पक भट्टाचार्य। किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता?
तो वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता कोनेरू हम्पी ने। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था यूएसए के न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024, भारत की कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। 2019 में पहली बार वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था कोनेरू हम्पी ने। तो इस खिताब को जीतने वाली, वर्ल्ड में 2 बार जीतने वाली ये दूसरी महिला है कोनेरू हम्पी। अभी 2024 में इन्होंने फिर से जीता है। तो चेस प्लेयर है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? चेस प्लेयर। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का निधन हो गया। किस क्षेत्र में 2002 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिमी कार्टर, 39th प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के 1976 से लेकर 1980 तक, 39वें प्रेसिडेंट। अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रंप अपना पद संभालने वाले हैं जनवरी 2025 में यूएसए के प्रेसिडेंट का। ये 47वें प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के। वैसे डोनाल्ड ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 45वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहे, फिर जो बाइडेन आए 46वें नंबर पर, अब 47वें नंबर पर एक बार फिर से आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। 39वें प्रेसिडेंट थे 1976 से 1980 तक जिमी कार्टर। हाल ही में इनका निधन हो गया दिसंबर 2024 में। 2002 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, शांति के नोबेल से। दुनिया के 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट पिक पर चढ़ने वाली दुनिया की यंगेस्ट वीमेन कौन है? तो दुनिया के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है इंडिया की काम्या कार्तिकेयन। मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, मात्र 17 साल की है। और हाईएस्ट पीक, जो 7 हाईएस्ट पीक है 7 महाद्वीप की, है ना, उन पर इन्होंने चढ़ाई की है। सबसे कम उम्र की महिला कौन? काम्या कार्तिकेयन। प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी लीग 11वां सीजन हाल ही में आयोजित किया गया था, जिसे हरियाणा स्टीलर ने अपने नाम किया। फाइनल में हरियाणा स्टीलर ने पटना पायरेट्स को हराया और 11वां सीजन जीता है। ठीक है। सबसे पहली बार प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की गई थी 2014 में। पहला जो प्रो कबड्डी लीग था वो जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था, अभिषेक बच्चन वाली टीम है। और 10वां सीजन जीता था लास्ट ईयर पुनेरी पल्टन ने। अब 2024 में जो 11th सीजन आयोजित किया गया प्रो कबड्डी लीग का, यह जीता हरियाणा स्टीलर ने। विनर है हरियाणा स्टीलर और रनर अप है पटना पायरेट्स। बुक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना चाहिए, क्रिकेटर की, अदर जो एथलीट होते हैं उनकी। यहां पर स्टम्प्ड यह ऑटोबायोग्राफी है 1983 में जो हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था ना, उस क्रिकेट टीम के एक मेंबर थे जिनका नाम है सैयद किरमानी। सैयद किरमानी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। अपनी जर्नी को इन्होंने बताया है, अपने संघर्ष को बताया है, और 1983 में कैसे हमने वर्ल्ड कप जीता, इन सभी चीजों पर इन्होंने प्रकाश डाला। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड हाल ही में लॉन्च की गई दिसंबर 2024 में। किस राज्य ने 53वें सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो 53वीं सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 इसका खिताब जीता है केरला ने। आयोजन केरल में ही किया गया था। फाइनल मुकाबले में केरल ने चंडीगढ़ को हराकर 53वीं सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती। केरला विनर और रनर अप चंडीगढ़। किस राज्य में काग्येद नृत्य महोत्सव शुरू किया गया? काग्येद नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है सिक्किम राज्य में। सिक्किम में एक बौद्ध फेस्टिवल के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम में बौद्ध धर्म की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला नृत्य महोत्सव है काग्येद। सिक्किम राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज के वन लाइनर करंट अफेयर का, भारत की ओर से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर कौन है? तो भारत की ओर से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर बने हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने जो 8,484वीं गेंद फेंकी ना, उसमें 200वां विकेट अपने नाम किया। इंडिया की ओर से
सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले इंडियन, सबसे तेज टेस्ट विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं, फास्ट बॉलर हैं। ओके, तो यहां पर हमने दिसंबर मंथ के सभी करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में रैपिड रिवीजन कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया। बाकी डेली करंट अफेयर में मैंने आपको सारे करंट अफेयर बहुत ही डिटेल में समझाए थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। डेली करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, रोज वॉच कीजिए, क्योंकि वहां से आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में वहां से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगेन मैं आपको बता देता हूं, आप करंट अफेयर 2025 का हमारा ईयरली पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये OSS, जहां पर आपको पूरे साल का करंट अफेयर मिलेगा 2025 का फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आपको 99 रुपीज में से अवेल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 99 रुपीज का ऑफर अदर कोर्सेस पर मिल जाएगा, जिससे आपका ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।